हेलो बच्चों, हम लोग संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार पढ़ रहे हैं। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, जो माहेश्वर सूत्र है, 14 सूत्र है, उन 14 सूत्रों में से जो 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है, तो कैसे बनता है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो माहेश्वर सूत्रों में से किसी भी बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर, अभी हम दिखाते हैं माहेश्वर सूत्र कि क्या कह रहा है कि बिना हलंत वाले वर्ण का पहला अक्षर ले लें और किसी हलंत वर्ण का दूसरा अक्षर ले लें। पहला अक्षर बिना हलंत वर्ण का रहेगा और दूसरा अक्षर और जो है हलंत वर्ण का रहेगा। तो इन दो वर्णों के नाम के प्रत्याहार से बीच वाले सभी वर्णों का जो हलंत न हो बोध होता है, यानी दो वर्णों का ही प्रत्याहार बनता है। तो पहला वर्ण जो रहेगा बिना हलंत का रहेगा, दूसरा वर्ण जो रहेगा वो हलंत वर्ण रहेगा। तो इन दोनों को मिला करके एक प्रत्याहार बनेगा और इन दोनों के बीच में जो वर्ण होंगे वही उस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे देखिए, जैसे हम माहेश्वर सूत्र में से 4 सूत्र लिए हैं, एक एग्जाम्पल रखे हैं कि माहेश्वर सूत्र में से हमने 4 सूत्र लिया है, जिसमें शुरू का 4 सूत्र है। पहला है अ ई उ अड़ री लृ क ए ओ अंग ए औ च, ये 4 सूत्र है। तो में से यदि अ को च से मिला दे तो, अब देखिए अ को यदि हम च से मिला दें, ये 4 सूत्र है, तो 4 सूत्र में हम कहे हैं कि बिना हलंत वर्ण का, तो अ तो हलंत नहीं है। हर सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत वर्ण होता है, ठीक है, हर सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत वर्ण होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है कि पहला वर्ण बिना हलंत का और दूसरा वर्ण हलंत वर्ण रहेगा। तो जैसे है कि हमने एक अच प्रत्याहार बनाया, अ और च, अंतिम वर्ण च है, बीच से यहाँ से भी बन सकता है, अभी हम एक बना के दिखाते हैं, और बीच से भी प्रत्याहार बनता है। तो अ और च मिला करके हमने एक अच प्रत्याहार बनाया, ठीक। तो देखिए अ बिना हलंत वर्ण का है और च हलंत वर्ण, हर सूत्र में अंतिम वर्ण हलंत वर्ण रहेगा। में से यदि अ को च से मिला दे तो अच प्रत्याहार बनता है। अच प्रत्याहार, एक प्रत्याहार का निर्माण हो गया, इन सूत्रों में से एक प्रत्याहार हमने बना लिया, अच प्रत्याहार। अब देखिए अब अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जब हम अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण लेंगे तो हलंत, सभी सूत्रों का हलंत वर्ण छोड़ करके सभी वर्ण अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। अब देखिए अच के अंतर्गत है, अब इसी में से हम ले रहे हैं, हर हलंत वर्ण को, हर सूत्र का हलंत वर्ण छोड़ेंगे, तो इसमें आएगा अ ई उ हलंत वर्ण छोड़ दिए, री लिक हलंत वर्ण छोड़ दिए, ए ओ हलंत वर्ण छोड़ दिए, ए औ हलंत वर्ण छोड़ दिए, यही वर्ण जो अच प्रत्याहार में आ गए। तो देखिए अच के अंतर्गत अ, देखिए आया ना, अ ई उ री लृ ए ओ ए औ, अच। अच का क्या और क्या विशेषता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, अच के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसीलिए स्वर संधि को अच संधि के नाम से जानते हैं। हम लोग पढ़ाए अभी कि स्वर को और किस नाम से जानते हैं, अच के नाम से, और व्यंजन संधि को और किस नाम से जानते हैं, हल के नाम से। इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर। तो यही वर्ण बना तो सभी स्वर आ जाते हैं। इस तरह हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, और एक हल प्रत्याहार बनेगा तो उस हल प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, अरे हर प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं। तो एक प्रत्याहार हम लोगों ने बना करके देख लिया, और उसमें उसके वर्ण भी जान गए कि कौन कौन से वर्ण उसमें हैं। अब इसी में से हम एक प्रत्याहार बना रहे हैं। जैसे अभी हम ले लेते अक प्रत्याहार बनाए हैं, ठीक, अक, तो जिसमें हमने अ लिया और क ले लिया हलंत वर्ण को। अभी यही हम लोग पढ़े हैं कि बिना हलंत वर्ण और हलंत वर्ण को लेना है। अक प्रत्याहार बनाया। अब अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, हलंत वर्ण को छोड़ करके जितने वर्ण अक में आ जाएंगे। देखिए अ ई उ अड़ को हमने छोड़ दिया, री और ली,
ये अक प्रत्याहार में आ गया। तो अक प्रत्याहार बना अ ई उ री ली। अब यही अक प्रत्याहार जो है बच्चों, ये हमको संधि में काम देगा। किस संधि में? दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब क्या हुआ कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं वही दीर्घ संधि में आते हैं। तो अक प्रत्याहार में कौन वर्ण है? अ ई उ री ली। यदि दीर्घ संधि की यही परिभाषा है कि अ ई उ री ली के बाद यदि अ ई उ री ली आता है तो क्रमशः दीर्घ हो जाता है। यानी अक का क्या पहचान है दीर्घ संधि का? कि इसका स्वर के साथ स्वर का ही संयोग होता है। पहले पद में अ है, दो शब्द होते हैं, दोनों को जब अलग किया जाता है तो पहले पद में अ है, तो पहले पद के अंतिम वर्ण में अ है और दूसरे पद का प्रथम में भी अ होगा, तो अ मिलके क्या होगा? आ होगा। ये दीर्घ हो जाता है। इसकी परिभाषा है कि अ ई उ री ली के बाद यदि अ ई उ री ली आता है तो क्रमशः दीर्घ हो जाता है। अ का आ होगा, ई का बड़ी होगा, उ का बड़ा होगा, री का ली होगा और ली का ली होता है। यही दीर्घ संधि है। तो यही अक प्रत्याहार दीर्घ संधि में हम पढ़ेंगे। इसीलिए महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण को सूत्रों में निबद्ध किया है कि अधिक से अधिक बात को जानने के लिए हम कम से कम शब्दों से अधिक बात को जान सके। अब अक से हम क्या जानेंगे? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं? अ ई उ री, इतना जाने हैं अक में। तो एक प्रत्याहार बन गया। अच प्रत्याहार तो अभी हम यहाँ बता ही दिए हैं। देखिए नीचे अच प्रत्याहार बना हुआ है। अरे नहीं दिख रहा था क्या? अक प्रत्याहार देखिए यही बना है, अ ई उ री ले। और अच प्रत्याहार भी अभी हम बना के दिखाएं कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले कौन से वर्ण? अ ई उ री ली ए ओ आए औ, इसी में से लिए हैं। इसी में से लिए हैं और हलंत वर्ण को छोड़ करके अच प्रत्याहार। और इसी में से देखिए एक और प्रत्यय हमने बना लिया, प्रत्याहार इक प्रत्याहार। अच बन गया, अक बन गया, बीच से भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग पहला ही लेंगे। इक प्रत्याहार बना है। इक प्रत्याहार में देखिए ई और क, बिना हलंत वर्ण का ई ले लिए, हलंत वर्ण को क को ले लिए। इक प्रत्याहार एक बन गया। अब इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए ई उ, अड़ को छोड़ देंगे, हलंत वर्ण को छोड़ना है। ई उ री ली, ये इक प्रत्याहार में आता है। तो यहाँ इक प्रत्याहार बना, ई उ री ली। अब इक प्रत्याहार का एक काम संधि में कहाँ है? इको यड़ची, यड़ संधि एक होती है, उस यड़ संधि में इसका यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची। इको यड़ची में ई उ री ली यही वर्ण आता है। तो यानी इक का यड़ होता है। इको यड़ची जो सूत्र होता है तो इक का यड़ होता है, इक की जगह यड़ हो जाता है, यड़ भी प्रत्याहार होता है। तो इक में क्या है? ई उ री ली होगा। और यड़ प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो यड़ प्रत्याहार में इसमें जो अभी 4 सूत्र लिखे गए हैं उसमें यड़ प्रत्याहार नहीं बना है, यह नहीं इसमें आया है। अब देखिए यड़ प्रत्याहार यदि बनाना है तो बच्चों हम फिर सूत्र को लेते हैं। यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सरल है, बहुत मज़ा आएगा। यड़ प्रत्याहार हमें बनाना है। तो यड़ प्रत्याहार में देखिए एक 5वां सूत्र है हाई वरट लड़, छठा सूत्र है लड़। तो हमको यड़ प्रत्याहार बनाना है तो हम य और हलंत वर्ण को जोड़ दिए, एक यड़ प्रत्याहार बन गया। अब उस यड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व र, हलंत को छोड़ देंगे, य व र ल, ये हलंत छोड़ देंगे, य व र ल। तो यह यड़ प्रत्याहार में आ गया। अब देखिए यड़ में य व र ल। अब ये इक और यड़ से एक सूत्र बना है यड़ संधि में एक सूत्र है, यह यड़ संधि में य व र ल होता है। और इको यड़ची इसका एक सूत्र होता है, इको यड़ची क्या है? एक मिनट, इक में यू रेली है और यड़ में य व र ल है। तो इको यड़ची, एक यड़ संधि का इको यड़ची सूत्र बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि
यड़ में जो है यड़ संधि में ई उ री ली के बाद यदि कोई स्वर आए, समान स्वर नहीं आएगा, तो क्रमशः ई को य, उ को व, री को र और ली को ल बनता है। यही यड़ बन जाए, यानी ई की जगह यड़ का संबोधन होता है। क्रमशः ई को य बनेगा, उ को व बनेगा, री को र बनेगा और ली को ल बनेगा। यह हम लोग संधि यड़ संधि पढ़ चुके हैं 9th में। आपके सिलेबस में यड़ संधि है भी नहीं, हम लोग अब व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि अभी हम आपको समझा सकते हैं कि यह इक और यड़ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। यह जो माहेश्वर सूत्र से इक और यड़ प्रत्याहार से जो प्रत्याहार बना है, इक में अब इसे है नहीं दिख रहा है, इक प्रत्याहार में कौन सा आया है, ई उ री और ली। ठीक, एक प्रत्याहार में आया ई उ री ली। यड़ में क्या आया है, एक यड़ प्रत्याहार में क्या आया है कि य व र ल। जब हम यड़ संधि पढ़ेंगे तो इको यड़ची एक सूत्र बना है। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची, यानी इक का यड़ होता है। अब जैसे है अब कैसे बनता है, एक उदाहरण लिख देते हैं। इसे इत्यादि आ गया। इत्यादि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, दो शब्द होता है, दो शब्द को अलग किया जाता है, उसका सार्थक अर्थ होता है इत्यादि। अब इत्यादि का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होता है इति धन आदि। ठीक, इति धन आदि, ये संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया। अब इति में देखिए ई आ गया, छुट्टी आया है ना, ई। और हम कहें इसका जो है परिभाषा होता है ई उ री ली के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है, इसके साथ कोई असमान स्वर आता है तो देखिए ई यहाँ क्या आ गया, आ गया, आ आया। अब ई को यह कह रहा है कि हम यड़ का संबोधन करते हैं। य ई को य होता है क्रमशः, ई को य, उ को व, री को र और ली को ल। अब देखिए यह ई को य बनेगा और इधर आ होगा तो यह और आ मिलके क्या बनेगा, या बनेगा, तब यह इत्यादि हो गया। इति में अब आधाता क्यों है, यहाँ क्यों आधाता है, क्योंकि हम ती का ई निकाल चुके हैं। आधाता है जो स्वर, जो व्यंजन होता है स्वर के संयोग से बनता है, स्वर के मिलने से ही बनता है व्यंजन। तो हम ती का ई निकाल दिए तो आधा त ही बचा ना। अब हम ई का यह हुआ आ या इत्यादि। ठीक है, तो यही जो है इस तरह से स्वागतम है, स्वागतम एक है, स्वागतम। ठीक, स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो सुधन आगतम होता है। क्या होता है, सुधन आगतम। 9th में हम पढ़ाए हैं सुधन आगतम। अब देखिए सु में क्या आया है, उ आया है, उ। अब यहाँ हम सु का ऊन हटा दें तो आधा क्या बचेगा, आधा स बचेगा ना, आधा स हुआ, उ स्वर्ण हटा दें उसमें, आधा आ गया। अब यह उ का क्या बनता है, उ का व बनता है, इक का यड़ होता है तो उ का व बना, व धन आ, तब यह क्या बनेगा, वा बनेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, स्वागतम। यह आ, इस व आ का व और आ मिलकर के वा बन गया, यहाँ आधा सा बना स्वागतम। तो यही महर्षि पाणिनि ने इसीलिए इन सूत्रों का निर्माण किया है कि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक की जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, इसी तरह से प्रत्याहार बनता है। अब एक प्रत्याहार बना है जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार बना है, इसमें देख रही हैं जस प्रत्याहार। अब जस प्रत्याहार जो बना बच्चों, ज ब ग ड द आया। अब देखिए इसी से बना है जस प्रत्याहार। 10वां जो सूत्र है, एक 10वां सूत्र देख रही हैं, ज ब ग ड द स। अब हम पहला वर्ण ले लिए बिना हलंत वर्ण का, अंतिम वर्ण ले लिए श, तो एक जस प्रत्याहार बन गया। अब वो जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए, हलंत वर्ण को छोड़ करके सारे वर्ण जस प्रत्याहार में आते हैं। तो ज ब ग ड द ये जस प्रत्याहार में थे। अभी जस प्रत्याहार का प्रयोग हम संधि में कहाँ करेंगे,
जस तो संधि में करेंगे। झलाम जसो अंते, उसका मतलब होता है कि झलाम जसो अंते, यानी कि झल का जस में प्रयोग होता है। झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उसके स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण बनते हैं। तो इस संधि को भी 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही है प्रत्याहार बनाने का नियम। यड़ पढ़ चुके, जस इसी तरह से 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। एक झल प्रत्याहार बना हुआ है, थोड़ा लंबा है, झल। तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? देखिए यही है, जस झल, यानी झल की जगह जस का प्रयोग होता है। तो इसमें झ भ घ ढ ध ज ब ग ड त ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। यानी अब इसको हम कैसे जानेंगे? झल प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श स स ह, यही वर्ण होता है। अगर हम ऐसे नहीं है, मतलब इससे भी झल प्रत्याहार के आसानी से जानने के लिए कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं, हर वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और स स स ह। देखिए वही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्रम से नहीं है। लेकिन झ देखिए किसका है? च छ ज झ, ये चौथा है। प फ ब भ, ये चौथा है। क ख ग घ, ये चौथा है। ट ठ ड ढ, ये चौथा है। त थ द ध, ये भी चौथा है। अब देखिए ज ब ग ड त, ये तीसरा वर्ण हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया। और ख फ छ ठ थ, ये कौन सा? दूसरा हो गया। और च ट त क प, ये पहला वर्ण हो गया। और स स स उसमें व्यंजन, यही झल प्रत्याहार में आते हैं। हर वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और श श श ह। ऐसे भी जान जाएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। और जस में कौन सा वर्ण होते हैं? जब गढ़, ये तीसरा वर्ण होता है। हर वर्ग का तीसरा वर्ण जस में आता है। इक में क्या है? ई उ री ली। अच में क्या है? सारे स्वर आ गए, अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। अक में क्या है? अ ई उ री ली। तो इसी तरह से बच्चों 42 प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। ये 42 प्रत्याहार कहीं न कहीं बड़े उपयोग की चीज़ है और इसका उपयोग हुआ है, विशेष तौर से संधि में हुआ है और भी हुआ है इन प्रत्याहारों का उपयोग। ठीक है। तो इसी तरह से प्रत्याहार बनाया जाता है। ये प्रत्याहार बनाने की विधि अब तो जान गई कि प्रत्याहार कैसे बनता है। और भी अगर जानना है तो और एक आध तो देख लीजिए। जैसे चर प्रत्याहार बनाइए, चर, एक चर प्रत्याहार। अब देखिए च कहाँ है? ठीक है, हलंत वर्ण का च नहीं रहेगा। अ ई उ री लिक ए और ऐ औ च। हाँ, जैसा देखिए ए और एच में, एंग और एच में अंतर पूछता है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब देखिए एंग का है, अब ये हम प्रत्याहार बना दिए हैं, ए और अंग, एक एंग प्रत्याहार हुआ और उसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से? ए और ओ होते हैं बस। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो एच, ए ओ ऐ औ, एच, एच और एंग में इसीलिए पूछता है एच और एंग के प्रत्याहार में अंतर बताइए। तो एंग में होता है ए ओ और एच में होता है हर वालंत वर्ण को छोड़ करके ए ओ ऐ औ। ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत के वर्ण होते हैं। और हम लोगों ने क्या कहा कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, यही ना, चर। तो एक है चर प्रत्याहार के अंतर्गत, यहाँ है च और र। अब इसके अंतर्गत हलंत वर्ण को छोड़ के जितने वर्ण वो चर प्रत्याहार में आ जाएंगे। च ट त क प स स स स, ये चर प्रत्याहार में आते हैं ये वर्ण। तो यही नियम है, इसी तरह से प्रत्याहार बनाया जाता है। ठीक है। अब आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि प्रकरण अब हम लोग पढ़ेंगे।
आप संधि प्रकरण को पढ़ना है बच्चों। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया संस्कृत व्याकरण में, कि वर्ण के बारे में जान चुके कि स्वर वर्ण क्या होता है, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, और वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ चुके, प्रत्याहार बनाने की विधि को पढ़ चुके। प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, और वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। तो वर्णों का उच्चारण स्थान बनने के लिए भी उसके लिए एक सूत्र बना हुआ था जो हम लोग कल पढ़े हैं, अकस्वर दीर्घ। उसमें जो सूत्र है, उस सूत्र में कितने सूत्र हम था जो वर्णों का उच्चारण स्थान के लिए, अको विजनिया नाम कंठ है, ईचुएसा नाम तालु, और जो है लितुलसा नाम दंत, ऋतुलसा नाम मूर्धा, उपपद्मानाम ओष्ठौ, एदैत वकारस्य दंतोष्ठम, एदैतो कंठ तालु, ओदैतो कंठोष्ठम। ठीक है, अनुस्वारस्य नासिका। तो इतना सूत्र था। इतने सूत्र में जितने वर्ण और जितने व्यंजन थे, सारे वर्ण और व्यंजन उसके अंतर्गत, इस सूत्र के अंतर्गत आ जाता है। और उसी में से पूछता है कि फला फला का उच्चारण स्थान, फला फला वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो सूत्र आप जब जानती रहेंगे, याद की रहेंगे, तो बिना हिचक का तुरंत सूत्र मन में पढ़ेंगे और बता देंगे कि मतलब यही उच्चारण स्थान है। ठीक है, अब बच्चों अब हम लोग संधि प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो संधि प्रकरण में पहले संधि किसे कहते हैं इसको जान ले। वैसे 9th में हम लिखा पढ़ा दिए हैं, फिर भी अभी संधि किसे कहते हैं। तो जब दो शब्द पास पास आते हैं तो निकट रहने वाले पहले पद के अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। कि जब दो शब्द पास पास आते हैं तो निकट रहने वाले पहले पद का अंतिम वर्ण, ध्यान से दीजिएगा, पहले पद का अंतिम वर्ण तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दो पद होते हैं संधि में, हमेशा दो शब्द होते हैं। जब हम दो शब्द को अलग करेंगे तो पहला पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण दिए हैं, जैसे रामधन अवतार। तो रामधन अवतार में क्या होगा, यह बनेगा रामावतार। ये शब्द क्या बनेगा, रामावतार। दो शब्द हो गया रामावतार में, रामावतार जो शब्द बना ये दो शब्द से बना, तो दोनों शब्द पास पास में हो गए। तो जब पहला पद का ये कह रहा है, जब दो शब्द पास पास आते हैं, रामावतार, ये पास पास शब्द आ गया। इसे देख लीजिए, रामावतार, रामावतार यही है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तो निकट रहने वाले पहले पद का अंतिम वर्ण। अब पहला पद क्या है, जब इसका हम संधि करेंगे तो रामधन अवतार करेंगे, ये नहीं करेंगे रामधन अवतार। दो शब्द को अलग कर दिया तो कह रहा कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, म है। ठीक है, अब म में क्या है, म में अ स्वर लगा हुआ है, तब यह पूर्ण म बना है व्यंजन। म व्यंजन जो हुआ है वह अ स्वर के साथ म धन अ से म बना है। आधा म धन अ जब रहेगा तो यह क्या बनेगा, म बना है। तो यह राम धन अवतार में देखिए म में अ आया है, और इधर दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है, तो दूसरे पद में क्या आ गया, अ आ गया। ठीक, अब यह अ मिलके क्या बनता है, आ बनेगा, यह आ बनेगा। तब यह रामावतार, तब यह म पर जो है आ का मात्रा होगा, रामावतार। यही परिवर्तन हुआ है, पहले पद का अंतिम वर्ण में दूसरे पद के प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, इसे दिन धन ईश है का बनेगा, दिनेश शब्द बनेगा। क्या बनेगा, दिनेश। तो दिनेश में भी दो शब्द है, दो शब्द को जो हम अलग करेंगे, देखिए दिनेश, तो जो दो शब्द को ये पास पास है, दो शब्द पास पास आते हैं तो निकट रहने वाले पहले पद का अंतिम वर्ण। तो जब हम इन दो शब्द को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, दिन धन ईशः। क्या बनेगा बच्चों, दिन धन ईशः बन गया। अब दिन में देखिए न में अ है और दूसरे पद में क्या है, ई है। तो अ और ई मिलके किस चीज का बोध होता है, ए का होता है। यह गुण संधि, यह दीर्घ संधि का सूत्र है।
उदाहरण है, और यह जो है गुण संधि का उदाहरण है। तो अ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा, ए का मात्रा होगा। तब हम दिनेशा में देखिए आधा ना हो गया या ना। अब ये अ और ई यही दो पद है, यही दो पद का प्रथम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, यही दोनों में विकार होता है, परिवर्तन होता है। तो अ और मिलकर के क्या बनेगा, ए। अब न पर जब ए का मात्रा हो गया तो दिनेश, ई हट गया, दिनेश, ये गुण संधि में आता है। सूर्य धन उदय एक है, तो सूर्य में देखिए अ आ गया, इसमें सूर्य में भी अ है, यह में अ है और यह उ है। अ और उ मिलकर के क्या होता है, यह ओ होता है। ये भी गुण संधि का नियम है। अ और उ मिलकर के ओ होता है। तो यह क्या बना, सूर्योदय बना। क्या हो गया, सूर्योदय। और उ मिलकर ओ बना, तो यह प ओ का मात्रा हो गया, तो यह शब्द बनेगा सूर्योदय। सूर्योदय, ठीक। यह गुण संधि का नियम है। गुण संधि का नियम क्या, अ या आ के बाद, गुण संधि का परिभाषा होता है कि अ या आ के बाद यदि ई उ री आता है तो क्रमशः अ ई मिल करके ए, अ उ मिल करके ओ, अर ई मिल करके अर, अल ई मिल करके अल होता है। यह गुण संधि का नियम है। तो वही इसमें फार्मूला अ और उ मिलकर के अ ई मिलकर देखिए, अ और ई मिलकर ए हुआ, अ उ मिलकर के ओ हुआ। इसी तरह से अ और ई मिलकर के अर होता है, अ और ई मिलकर अल होता है। जैसे महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तधर ऋषि। सप्तधर ऋषि में त में अ है और अ या के बाद का फिर इधर दी आ गया, और अ और दी मिलकर क्या बनता है, अर्ध बनता है। तो सप्तर्षि। तो ये सब गुण संधि का नियम है। ये संधि की परिभाषा हो गई। अब संधि के कितने भेद होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। संधि के भेद, तो संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद है बच्चों, संधि के 3 भेद। कौन कौन है, लिख देते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला है स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये संधि के भेद है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो बच्चों स्वर संधि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, और स्वर संधि आपके सिलेबस में है भी नहीं। हमें व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ना है। तो व्यंजन संधि में भी कुछ ही पढ़ना है, कुछ संधि पढ़ना है, और विसर्ग संधि में ही कुछ ही संधि पढ़ना है। यह स्वर संधि 9th में हम लोग पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं कि 9th को बॉक्स में रख दीजिए, उसको 9th की भी संधि है, उसको भी पढ़ते रहिएगा। जो नियम बता चुके हैं संधि में, कभी कभी ग्रामर पोर्शन है, कभी कभी 9th से भी ग्रामर पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि बस व्यंजन और विसर्ग से ही पूछे, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो ऐसे हम ओरल स्वर संधि की परिभाषा लिखवाए हैं, फिर भी हम ओरल बता देते हैं आप लोगों को कि स्वर संधि को और किस नाम से जानते हैं, अच के नाम से। अच संधि पहले हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, और अभी भी प्रत्याहार के भी दौरान हम चर्चा किए कि स्वर को अच के भी नाम से हम जानते हैं, क्योंकि अच प्रत्याहार में स्वर आता है। सभी स्वर अच प्रत्याहार में आ जाता है। मुख्य जो स्वर होता है वो अच में आ जाता है। तो जब पहले शब्द का अंतिम स्वर, स्वर संधि की परिभाषा बता रहे हैं, जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। पहले शब्द का अंतिम स्वर, स्वर ही स्वर रहेगा, दोनों का। स्वर संधि की मतलब ये विशेषता है कि स्वर के साथ स्वर का ही मिलन होगा, तब स्वर संधि होता है। तो पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के जब आदि स्वर से मिलता है तब उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में भी कई भेद है, 6 भेद है, 7 भेद है। तो उसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि। तो ये सब सारे संधि जो है
स्वर संधि के भेद होते हैं। हाँ, सारे संधि में स्वर का स्वर के ही साथ संयोग होता है, उसमें व्यंजन से कोई मतलब नहीं रहता है। यानी स्वर का स्वर मतलब क्या हुआ, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद के प्रथम वर्ण जो भी मिलेंगे, जिस भी संधि में मिलेंगे, स्वर के साथ ही स्वर मिलेगा, उसमें व्यंजन से नहीं रहता है मतलब। तो ये स्वर संधि रहा। और व्यंजन संधि, जैसा कि व्यंजन संधि हमें पढ़ना है, इसलिए हम व्यंजन संधि की परिभाषा लिखती हैं कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद जब कोई स्वर या व्यंजन वर्ण हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। ठीक है, जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन हो। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि हम क्या कह रहे हैं कि जो पहला पद होगा, दो पद रहते हैं संधि विच्छेद में, जब शब्द करते हैं हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। जब संधि होता है, दो शब्द होता है, दो पद होता है, दोनों पद को जब अलग करते हैं तो यह व्यंजन संधि कह रहा है कि पहले पद के अंत में क्या होगा, व्यंजन ही होगा। पहले पद के अंत में व्यंजन होता है, लेकिन दूसरे पद में व्यंजन और स्वर दोनों हो सकता है। स्वर में क्या था कि दोनों पद में स्वर स्वर का ही संयोग होता है। व्यंजन में क्या होता है कि पहले पद के अंत में व्यंजन होगा, दूसरे पद के आदि में स्वर और व्यंजन दोनों होता है। स्वर का भी संयोग हो सकता है, व्यंजन का भी हो सकता है, तब उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब जैसे हम एक देखिए एक दो उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं। जैसे सतधन चित एक है, सतधन चित। ठीक, अब देखिए सतधन चित में क्या है कि ये त जो है व्यंजन वर्ण है और दूसरे पद में भी व्यंजन वर्ण आ गया। यही ना परिभाषा कह रहा है कि पहले पद में व्यंजन होगा, दूसरे पद में स्वर और व्यंजन दोनों का होता है। तो दोनों में यह हो गया, व्यंजन आ गया, त और च दोनों व्यंजन है, तो यह बनेगा शब्द, ये सच्चित बनता है। क्या बनेगा, सच्चित। यह शब्द बनेगा सच्चित। यह इष्टुत्व संधि का उदाहरण बेटा, इष्टुत्व संधि का उदाहरण होता है। त वर्ग का च वर्ग बनता है। ठीक है, इष्टुत का होता है इस्तोश्चु नाश्चु, इसको भी हम 9th में पढ़ा चुके। इसका सूत्र होता है इस्तोश्चु नाश्चु, यानी त वर्ग का यह च वर्ग बनता है। ठीक है, क्रमशः त वर्ग का च वर्ग बनता है। यदि अब देखिए इसमें त आया है तो इसे क्रमशः त वर्ग का यह च वर्ग बन जाएगा, त का च वर्ग, यानी त थ द ध न, ये त वर्ग में आ गया। च वर्ग में च छ ज झ इ, तो क्रमशः ये त वर्ग का च वर्ग बनता है, यानी त का पहला वर्ण, त वर्ग में पहला वर्ण है तो यहाँ सच बनेगा। ऐसे भी देख लीजिए, सच धन चित्त, इसको उतार लिए। अब यह आधा च है, आधा त था यहाँ, तो आधा च ही माना जाएगा। अब यह सच्चित हो गया। ठीक है, यह आपका इष्टुत्व का उदाहरण है। व्यंजन संधि में एक इष्टुत्व संधि होता है, इसका सूत्र होता है इस्तोश्चु नाश्चु, यानी त वर्ग का च वर्ग बनता है। और एक है, अब जैसे देख लीजिए, वाक धन ईशः, वाक धन ईशः, हम व्यंजन का उदाहरण बता रहे हैं। व्यंजन संधि कह रहा है कि जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है। अभी तो पहले में हम पढ़े हैं कि व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन ही आ गया। दूसरे उदाहरण में है वाग्धन ईशः में पहला व्यंजन वर्ण है, पहले पद में तो व्यंजन आना ही आना है, और दूसरे पद में स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। तो इस उदाहरण में क्या है, स्वर आ गया। ठीक है, अब जो परिभाषा कह रहा है उस अनुसार से हम उदाहरण दिख रहे हैं। तो वाग्धन ईशः, यह वागीशा होगा। अब इसका क्या होता है, यह बनेगा ग, वाग्धन ईशः। ठीक है, अब यह ग है, आधा ग है, तो यह ई का मात्रा इस पे आ जाएगा, तो यह हो जाएगा वागीशः। यह किस संधि में जाएगा बच्चों, यह जस्व संधि एक होता है, जस्व संधि। झलाम जसवंते उसी का सूत्र होता है, यानी झल का जस बनता है। अभी जो बताएं, झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण जो आते हैं, वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श श स ह आता है। तो देखिए संयोग से क आ गया, ये झल का वर्ण है, ये झल का वर्ण है, क आ गया। झल प्रत्याहार में आता है, वर्ग का पहला वर्ण आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है और श स। तो यहाँ वर्ण का पहला वर्ण आ गया, तो हम उसके स्थान पर क्या बनते हैं, जस बनते हैं। जस में प्रत्याहार में क्या आता है, जब गड द, हर वर्ण का तीसरा वर्ण आता है। तो हम जस का तीसरा वर्ण बनेंगे, तो हम क का क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या बनेगा, ग बनेगा ना।
तो क वर्ग का तीसरा वर्ड ग, तो यहाँ वा ग धन ईशा वागीसा हुआ। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, अब हम लोग उसको पढ़ेंगे। स्वर संधि पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ लिया, विसर्ग संधि। अच्छा, विसर्ग संधि भी ऐसे ओरल, अभी हम विसर्ग संधि पढ़ाएंगे बच्चों, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे हम। ऐसे ओरल विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जैसे स्वर पहचान लिए, जान लिए कि स्वर संधि कौन सा भेद होते हैं, व्यंजन का कौन सा, व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है, और स्वर संधि की क्या परिभाषा, और विसर्ग संधि, 3 संधि होते हैं, तीनों की क्या परिभाषा है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा होता है कि जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि कहते हैं। जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है, अब इसको जब हम उदाहरण के साथ, अब जब विसर्ग संधि पढ़ाने लगेंगे तो इसकी परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे, तब आप लोग को स्पष्ट हो जाएगा। तो व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, पहले हम लोग इसको पढ़ लें। तो पहला भेद होता है बच्चों इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व मूर्धन्य से आधा, पेन भी नहीं चल रहा, इष्टुत्व संधि, और तीसरा है जस्तु संधि, जस्त्व, जस्तु संधि, और चौथा है चरत्व संधि, चरत्व, चरत्व संधि, पांचवा अनुस्वार संधि, क्या, अनुस्वार संधि, और छठा है परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि, परसवर्ण संधि। ठीक, अब ये हम लोग को यह भी देखना है कि व्यंजन संधि के 6 भेदों में से हमें कितना पढ़ना, आपके सिलेबस में क्या है। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चरत्व संधि और अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि, ये 6 भेद होते हैं व्यंजन संधि के। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि, यही 2 संधि पढ़नी है 10 में। इष्टुत्व, इष्टुत्व, जस्तु, चरत्व संधि ये 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं। 9th में यही संधि था, स्वर संधि के जितने भेद बताए हैं वह, और प्लस व्यंजन संधि के इष्टुत्व, इष्टुत्व, जस्तु और चरत्व संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 10th का सिलेबस है अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो विसर्ग संधि में पूरा नहीं पढ़ना है, जब पढ़ेंगे विसर्ग संधि तो बताएंगे। ठीक है, तो अनुस्वार संधि हम लोग पढ़ लें। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। ठीक, इसका सूत्र होता है बच्चों, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मुंह अनुस्वार, मुंह अनुस्वार, अनुस्वार, ये सूत्र है। अनुस्वार संधि पढ़ना है, अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, मुंह अनुस्वार, यानी म का अनुस्वार। अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इस पे जो अनुस्वार संधि की चर्चा हम लोग कल करेंगे। और बस आज हम लोगों का पठन पाठन यहीं पे समाप्त होता है। जितना संधि पढ़ाए हैं इसको फेयर कापी पर कर लीजिएगा। प्रत्याहार बनाने की विधि को भी जान लीजिए, कर लीजिए फेयर पर, और संधि प्रकरण में जितनी बातें बताए हैं उसको भी कर लीजिए।